सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का 4th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो, तो ये चैप्टर जो है कार्बन के बारे में है और उसके यौगिक के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन होता क्या है, कार्बन का हम जो है परिचय जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन के परिचय से। ठीक है, देखो, कार्बन जो है वो एक अधातु होता है। अब धातु और अधातु में फर्क क्या होता है? धातु में कुछ ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं जैसे कि तन्यता का गुणधर्म। ठीक है, तन्यता का गुणधर्म में ये होता है कि धातु को तार की तरह लंबा खींच सकते हैं, जैसे कि कॉपर का तार आपने देखा होगा। तो कॉपर क्या है? एक धातु है। ठीक है, जबकि यह धातु के साथ ऐसा नहीं होता। एक और गुणधर्म होता है धातु में, जैसे कि आघात वर्धनीयता का। इसमें यह होता है कि धातु को पीट पीट करके जो है हम पतली शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि धातु में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और धातु में जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी आवाज उत्पन्न होती है, जबकि अधातु के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कार्बन के साथ ये सारी चीजें नहीं होते हैं, इसलिए कार्बन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कार्बन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो उसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम कार्बन को समझ तो रहे हैं, लेकिन कार्बन के परमाणु के बारे में भी जो है हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार्बन का परमाणु स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है? देखो, इधर आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये कार्बन का परमाणु की संरचना है। ठीक है, अब हम जो है, आपको ये तो पता ही होगा बेसिक चीजें। देखो कि इसके जो केंद्र में होता है इसको नाभिक बोलते हैं, और नाभिक में जो है प्रोटॉन होता है। ठीक है, और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा धनावेशित होता है। ठीक, तो प्रोटॉन हमेशा धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है, और ये दोनों जो है ये इसमें होते हैं, नाभिक के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और इन दोनों में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, ये हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब जो है बात करते हैं इनकी चारों ओर, जो आप देख सकते हो ये कक्षाएं हैं। ठीक है, तो इन कक्षाओं के नाम भी होते हैं। बेसिक चीजों में आपने देखा ही होगा। देखो, अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी परमाणु संरचना की, ठीक है, तो इसके पहले जो कक्षा होती है उसको के लिखा जाता है, दूसरी कक्षा होती है उसको एल से लिखा जाता है। ठीक है, तीसरी कक्षा एम से, और फिर एन से। ठीक है, तो ये जो है इनकी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इन कक्षाओं के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। ये देख सकते हो नाभिक। ठीक है, तो अब देख सकते हो कार्बन की अगर पूछा जाएगा परमाणु संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना 20 तत्व याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर के 20 तत्व। ठीक है, और अगर आपने 20 तत्व याद कर लिए तो आप जो है आपके लिए इजी हो जाएगा कि उसकी परमाणु संख्या के बारे में पता लगाना। ठीक, तो देखिए, जो कार्बन जो होता है, ठीक है, तो कार्बन जो है वो कितने नंबर पे आता है? वो कार्बन जो है हमारा 6 नंबर पे आता है। तो कार्बन जो है 6 नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आने पर इसका परमाणु संख्या कितना होगा? इसका परमाणु संख्या जो होगा वो होगा 6। ठीक है, अब अगर आपको परमाणु संख्या पता है, ठीक है, कि तो आप जो है इसके इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता लगा सकते हैं, यानी कि कितनी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो भी आपको पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका? देखो, तो पहले कक्षा में हमेशा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तो 2 तो आप रख लो, 6 में से 2। ठीक है, अब बचे कितने? 6 में से 2, तो 4 बचे। तो दूसरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अब 4 ही आएंगे। ठीक है, लेकिन
अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ रहे हैं, परमाणु के बारे में समझ रहे हैं, तो आपको याद होगा एक अष्टक नियम होता है, ठीक है, कि बाहरी कक्षाओं में हमेशा याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षाओं में, आप देख सकते हो, ठीक है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है, ठीक है। तो ये था थोड़ी बेसिक चीज़ें, इसके बारे में और ज़्यादा जो है आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो है परमाणु संरचना के बारे में जाना, कार्बन के परमाणु संरचना के बारे में, ठीक है। अब जानते हैं परमाणु कार्बन जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये समझते हैं आप। तो देखो, कार्बन जो है भूपर्पटी में पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी किसको बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली संरचना जो होती है, पृथ्वी का जो अंदर का भाग होता है सबसे ऊपरी, उसी को ही भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। तो भूपर्पटी के रूप में जो है कार्बन खनिज के रूप में पाए जाते हैं। देखो खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम। तो ये सारे खनिज जो है इस परत में पाए जाते हैं, ठीक है। और कितने परसेंट में, सिर्फ और सिर्फ 0.02% में जो है ये पाए जाते हैं, यानी इतनी कम मात्रा में जो है ये कार्बन भूपर्पटी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गई धरती के नीचे की बात। अब हम बात करते हैं धरती के ऊपर। धरती के ऊपर यानी वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन कितने पाए जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.03% की मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो धरती के ऊपर सिर्फ धरती के ऊपर जो है 0.03% और धरती के नीचे जो है 0.02% जो है कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी कम मात्रा में पाए जा रहे हैं कार्बन, लेकिन फिर भी जो है हम कार्बन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कार्बन के अंदर जो है कुछ विशेष गुण होता है, इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम रासायनिक आबंध समझते हैं, क्योंकि रासायनिक आबंध के बिना आपको जो है ये कार्बन के बारे में जो है आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो रासायनिक आबंध किसको कहते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रासायनिक आबंध से पहले जो है हम समझते हैं कि पदार्थ बने किससे होते हैं। तो देखो पदार्थ जो है वो किससे बने होते हैं, तो पदार्थ बने होते हैं यौगिक से, ठीक है। तो पदार्थ यौगिक से बने होते हैं, और यौगिक किससे बने होते हैं, यौगिक बने होते हैं अणु से, ठीक है। और अणु जो बने होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है। और उसी अणु में दो या दो से अधिक या एक, ठीक है, तत्व और मिल जाता है, वो क्या बन जाता है, यौगिक बनाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, फिर ये यौगिक बन करके क्या बनता है, पदार्थ बनता है, ठीक है। जैसे हम H2O लेते हैं, जैसे हमने लिया H2O, तो H2O क्या चीज है, H2O एक यौगिक है, क्योंकि इसमें देखो अणु भी आ रहा है। तो अणु क्या होते हैं, देखो पहले अणु समझते हैं। तो अणु होते हैं जो एक ही प्रकार के तत्वों से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और एक है हाइड्रोजन। तो ये एक ही प्रकार के दो तत्व हैं, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये H2 यानी कि ये अणु कहलाते हैं, ठीक है। तो अणुओं से मिलकर के जो है क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है यौगिक है और ये जो है अणु है, ठीक है। और इनसे क्या बनते हैं, इनसे पूरा पदार्थ बनता है। अगर पूछा जाएगा पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, तो सबसे छोटा कण जो होता है वो होता है परमाणु, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये परमाणु ही तो है। परमाणुओं से मिलकर के हमने अणु बनाया है, और अणुओं से मिलकर के, है ना, और अन्य
तत्वों यानी अन्य तत्वों को लेकर के जो है यौगिक बन जाता है, ठीक है। और ये यौगिक क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो जब अणु में जो है एक अन्य तत्व भी जुड़ जाता है तो वो यौगिक बन जाता है, और यौगिक जो है उससे पदार्थ बनता है, ठीक है, यौगिक से। तो चलिए आपको ये जो है समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो अभी हमने बात करी इस सब के बारे में, अब जो है हम बात करते हैं रासायनिक आबंध किसको बोलते हैं। देखो तो रासायनिक आबंध जो है किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो अणु अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब वो दो या दो से अधिक परमाणु जो है, जैसे कि एक परमाणु ये रहा और एक परमाणु ये रहा, ठीक है। तो ये परमाणु आपस में जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये एक दूसरे से बंधे हुए क्यों हैं, ठीक है, ये हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक, ठीक है, ये एक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंध बोलते हैं, या इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये अणु है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये दो परमाणु हैं लेकिन एक ही तत्व है, ठीक है। तो एक तत्व के दो परमाणु अणु बनते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से आपस में कस करके एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी बंध को है ना क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं रासायनिक आबंध की। देखो सबसे पहले हम देखो रासायनिक आबंध हमने समझ लिया है रासायनिक आबंध क्या होता है। अब देखो रासायनिक आबंध जो है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी है, पानी के अंदर आप जो छोटी छोटी चीजें देख रहे हो ना, ये यही आपके जो है क्या कहलाते हैं, यही आपके अणु कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अणु और जो है ये देख सकते हो, ठीक है, ये अणु एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तीन जो है वो तीन तत्व हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला तत्व ये ऊपर वाला देखो, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जो तत्व है ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तत्व सॉरी दो है इसके, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक ही प्रकार का एक ही तत्व है, देखो ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये कितने तत्व हैं, ये एक ही तत्व है, ठीक है। और ऑक्सीजन ये दूसरा तत्व है, ठीक है। तो इसके टोटल जो तत्व है वो दो तत्व हैं, ठीक है। लेकिन परमाणुओं की बात की जाए तो परमाणु कितने हैं इसके, देखो तो ये एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये रहा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए, ठीक है। और एक अन्य परमाणु जो है वो ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो ये जो है तीन परमाणु मिल करके जो है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या बनाते हैं, ये आपके यौगिक बनाते हैं, और यही जो है यौगिक जो है वो पानी बन जाता है। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये एक दूसरे से इस तरीके से बंधे हुए होते हैं, रासायनिक आबंध इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से परमाणु जो है वो होते हैं। तो अभी हमने बात करी थी परमाणु के केंद्र में जो है नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं इसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से परमाणु होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये एक रासायनिक बंध बनाता है, परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, ठीक है, रासायनिक बंध, ठीक है। तो रासायनिक बंध से जो है इस प्रकार से कोई यौगिक या अणु बनता है, ठीक है। और यौगिक अणु से क्या बनता है, पदार्थ आपका बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया ये रासायनिक बंध या रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो रासायनिक आबंध के प्रकार जानते हैं, तो रासायनिक आबंध जो है दो प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से, पहला होता है आयनिक आबंध, ठीक है। और दूसरा होता है से संयोजक आबंध। हमें जो है इसको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस आयनिक आबंध को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी आप जो है से संयोजक आबंध को समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ये दोनों को समझते हैं। देखो हमारे पास जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो टोटल तत्व होते हैं 108,
118। ठीक है, इन 118 तत्वों में आपको करना क्या है, देखो ये तत्व बने किससे होते हैं, तत्व बने होते हैं धातु और अधातु से। ठीक है, धातु और अधातु क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो धातु और अधातु जो है इन दोनों, ये जो है अधातु बेसिकली सबसे ज्यादा अधातु जो आपको पाए जाएंगे वो गैस के रूप में अधातु पाए जाएंगे। ठीक है, और धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है धातु और अधातु से मिलकर के तत्व बने होते हैं। ठीक है, अब देखो जहां पर ये जो परमाणु है ये किसका परमाणु है, तो ये है Mg का परमाणु, यानी मैग्नीशियम का। तो आपको पता होगा मैग्नीशियम जो है वो धातु होता है। ठीक है, तो अब एक बात है कि मैग्नीशियम जो है वो मैंने जैसे बताया था कि आपको जो है 1 से लेकर के 20 तक तत्व याद करने होंगे। ठीक है, तभी आप बता पाओगे कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो Mg की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो Mg की परमाणु संख्या टोटल होती है 12। ठीक है, तो Mg की परमाणु संख्या 12 होती है। अब इसके हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है कि कितनी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो देखो 12, तो सबसे पहले जो कक्षा आती है उसको क्या बोलते हैं हम, के। तो के में हमेशा 2 ही होते हैं, तो 2 ही के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना, और तो 2 होंगे। ठीक है, तो दूसरी कक्षा होती है एल। ठीक है, के बाद एल आता है, तो 12 में से देखो 2 हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो एल कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देखो एल कक्षा में जो है वो कक्षा 8 होने चाहिए। तो ये टोटल कितने हो गए, 8, क्योंकि हमें अष्टक नियम पूरा करना होता है ना। तो देखो अब देख सकते हो कि एल कक्षा में टोटल जो है वो 8 होने ही चाहिए, या बाहरी कक्षा में किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है, तो 8 हमने इसमें इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, ये देख सकते हो आप। ठीक है, एल कक्षा में। ठीक है, तो के एल, अब बात करते हैं एम, के एल एम, यानी ये लास्ट वाला जो है ये एम कक्षा है। ठीक है, अब ये 2 और 8 कितने हो गए, 2 और 8 हो गए 10। हमारे पास परमाणु संख्या कितना था, 12, लेकिन 2 और बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट वाला जो आप देख सकते हो, ठीक है, इस कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पर जो है लास्ट में जो है, इधर लास्ट में देखोगे तो लास्ट में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर करेगा क्या, क्योंकि बाहरी कक्षा में मैंने बताया 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है, या तो ये क्या करेगा, या तो किसी से लेगा बाकी के इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है बाहरी कक्षा में, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा। ठीक है, तो देखो बाहर अगर ये लेगा तो कितना और ज़्यादा लेगा, तो ये कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन इसको और लेने पड़ेंगे, लेकिन जो है नाभिक के लिए उतना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन को लेना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आराम से जो है किसी और को दे सकता है। तो ये किसको देगा, देखो ध्यान से, आयनिक जो आयनिक यौगिक होता है, जो आयन से हम जो यौगिक बना रहे हैं उसमें धातु और अधातुओं का अभिक्रिया होती है। ठीक है, धातु और अधातु की अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे था मैग्नीशियम। अब ये जो अधातु वाले यहाँ पर देखते हो, ये इस अधातु में यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, अब सेम वही ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो क्या है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, क्योंकि 8वें नंबर पे आता है, तो याद कर लेना इसको। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है ऑक्सीजन का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो पहले नंबर पे यानी के वाले सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, बचा कितना, अब 8 में से 2 घटाओ तो 6 बचेगा, तो जो सबसे बाहरी कक्षा में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन याद रखें बाहरी कक्षा में 8 होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 है नहीं, यहाँ पर 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बाहरी कक्षा में जो है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए।
तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस धातु से यानी मैग्नीशियम से ले लेगा। ठीक है, चलिए दिखाते कैसे, देखो। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा ऑक्सीजन इस तरीके से। ठीक, तो ये अब इसके पास टोटल जो हो गए ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में वो 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 और ये 8। तो इसने अपना पूरा अष्टक नियम जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम था इसके पास भी बाहरी कक्षा में देखोगे तो ये बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक, तो देखो आयनिक यौगिक का मतलब यही होता है कि ये धातु और अधातु आयन बनाते हैं। ठीक है, और आयन क्या होते हैं, देखो आयन का मतलब क्या होता है, देखो आयन का मतलब होता है इसमें 2 चार्ज होंगे। देखो कौन कौन से, एक तो होगा धनात्मक, ठीक, और एक होगा ऋणात्मक। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन जो है ये निर्माण करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर धनात्मक या धनावेशित चार्ज चढ़ जाता है। ठीक है, ऊपर। तो देने वाला हमेशा जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने वाला इलेक्ट्रॉन को जो है देने वाला जो है वो अब जो है क्या बन जाएगा, वो धनायन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये ऋण आवेशित का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2- जो है वो चार्ज इसके ऊपर हो गया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है। तो इसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में ये होता है कि धातु में जो है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो धनावेशित बन जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणावेशित बन जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये जो ये आप देख रहे हो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी ये यौगिक बन जाएगा। और यौगिक में बता चुका हूँ किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो 2MgO, ठीक है, ये एक यौगिक है। ठीक है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। तो आयनिक यौगिक में आप देख सकते हैं इसने इलेक्ट्रॉन को दान दिया है। आयनिक यौगिक में यही होता है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, धातु से अधातु में। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये सोडियम और ये क्लोरीन। ठीक है, तो इसका भी आपको जो है परमाणु संख्या आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक अगर याद कर लोगे तो सोडियम और क्लोरीन का जो है आपको परमाणु संख्या पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के करना है इसका भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी करा था। ठीक है, तो देखो इसकी बाहरी कक्षा में जो है सोडियम के बाहरी कक्षा में जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो है क्लोरीन के जो बाहरी कक्षा में टोटल जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन इसको एक और चाहिए क्योंकि अष्टक नियम पूरा करना है। तो ये क्या करेगा, ये सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा। ठीक है, तो अब क्लोरीन जो है उसकी बाहरी कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब सोडियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, बाहरी कक्षा में। अब देखो इसमें भी जो है वो धनावेशित चार्ज, देखो ये देख सकते हो ये चार्ज जो है प्लस वाला चार्ज चढ़ चुका है। ठीक है, अब ये ऋणावेशित हो गया है। क्लोरीन क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया है। तो -1 का हो गया है क्लोरीन, है ना। और ये जो हो गया ये हो गया 1+ हो गया, ये 1- हो गया और ये 1+ हो गया। ये बनाते क्या है, ये NaCl बनाते हैं। तो ये NaCl क्या होता है, एक प्रकार का नमक होता है। ठीक है, तो ये भी एक यौगिक है। ठीक है, समझ गए। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आयनिक यौगिक बनता कैसे। आयनिक यौगिक धातु और अधातु के रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, तो ये था आयनिक यौगिक जिसमें एक धातु ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दान दिया है और अधातु ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक है, क्योंकि उनके पास बाहरी कक्षा में जो है बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन थे तो आराम से वो किसी को ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है, चलिए अब सवाल ये उठता है क्योंकि ये चैप्टर कार्बन के बारे में है और हमने जो है अभी आयनिक यौगिक के बारे में समझा है, तो क्या कार्बन भी जो है आयनिक यौगिक बनाता है।
तो इसको समझते हैं, ठीक है। देखो इसके सबसे बाहरी कक्षा में देखो, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो। अब ये ऐसी स्थिति में क्या करेगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में मैंने बताया अष्टक नियम लागू होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो देखो अगर कार्बन को जो है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना हो या फिर खोना हो तो फिर क्या होगा। देखो देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो फिर क्या इसमें कौन सा आयन बनेगा, ये बनेगा ऋणायन बनेगा, ठीक है। तो 4 माइनस जो है ऋणायन बनाएगा, ठीक है, अगर ये प्राप्त करता है तो। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो ग्रहण करता है, वो ऋणायन बनाता है, तो ये भी क्या बनाएगा, कार्बन ऋणायन ही बनाएगा ना, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4 ऋणायन बनाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसके लिए, नाभिक में जो मौजूद, इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उसके लिए 4 और इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसने 4 और इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। लेकिन नाभिक में सिर्फ और सिर्फ कितने जो है प्रोटॉन मौजूद है, तो नाभिक में सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन मौजूद है, तो टोटल ये 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ठीक है, नहीं ले पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो संभाल ही नहीं पाएगा, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो अब क्या करेगा कार्बन, देखो देखो ये मैंने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 4 और जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है 4 और इसके अंदर आ गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो है संभाल बिल्कुल नहीं पाएगा, ठीक है, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स को। चलो देखो अब ऐसी स्थिति में देखो क्या करेगा, एक और स्थिति बनती है। देखो क्या है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दे, मान लो, ठीक है, अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो क्या होगा, देखो तो इसके अंदर कौन सा आयन बनेगा, तो ये धनायन बन जाएगा, तो 4 प्लस जो है ये धनायन बना लेगा। तो मैंने अभी बताया था आयनिक यौगिक में जो है इलेक्ट्रॉन जो देता है ना, तो वो धन आयन बनाता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 धनायन बना लेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक है, ये 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो अगर मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन को खो देगा, मतलब ये पूरे 4 इलेक्ट्रॉन को खो देगा, तो इसके जो जो दूसरा कक्षा यानी के कक्षा है ना, यानी पहली कक्षा में इसके जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे इनके पास, है ना। तो 6 प्रोटॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को देना, है ना, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी प्रोटॉन को, ठीक है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं पाएगा, ठीक है, ना तो ये ले पाता है ना ये इलेक्ट्रॉन दे पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप करेगा क्या कार्बन, तो कार्बन दूसरे तत्व के साथ, दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, ठीक है। तो अब जो है इसको आगे समझते हैं। देखो इसी को बोलते हैं से संयोजी आबंध। हमने अभी आयनिक आबंध समझा था, आयनिक यौगिक समझा था, ठीक है, कि उसमें ऐसा यौगिक बनता है जिसमें आयन का भी निर्माण होता है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होता है, यानी कि ट्रांसफर भी होता है, उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन ये जो अब आबंध बनेगा ये से संयोजी आबंध बनेगा, क्योंकि कार्बन 2 चीजें नहीं कर पा रहा था, ना तो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा था ना इलेक्ट्रॉन ले पा रहा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अब ये कार्बन जो है क्या करेगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो साझा करेगा, इसी को बोलते हैं से संयोजी आबंध, ठीक है। देखो समझो, देखो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध से संयोजी आबंध कहलाता है। अब इसमें यही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन साझा होंगे,
ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखो हमारे पास देखो 3 परमाणु है, ठीक है। तो देखो पहला ये वाला जो परमाणु है, एक सेकेंड, ये वाला जो परमाणु है ये कार्बन का परमाणु है, ठीक है। अब ये जो 2 परमाणु हैं ये आप बता सकते हो इसके इलेक्ट्रॉन को देख करके ये कौन से परमाणु हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2, और यहाँ पर देखो कितने हैं, 6। तो 2 और 6 कितने होते हैं, 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले कौन से परमाणु होते हैं, तो ये होते हैं आपके ऑक्सीजन। तो ये दोनों ऑक्सीजन है, ठीक, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये 3 परमाणु है हमारे पास, है ना। और तत्व कितने हैं, ध्यान से सुनो, तत्व और परमाणु अलग अलग है। देखो तो ये जो तत्व है ये 2 ही तत्व है, ठीक है। एक कार्बन का तत्व है और ये ऑक्सीजन, ये 2 परमाणु है, लेकिन एक ही तत्व के 2 परमाणु है, इसलिए 2 ही तत्व है, ठीक है। और परमाणु है 3, ठीक है। देखो तो इसमें देखो परमाणु संख्या आप जानेंगे हम। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, ठीक है। और हम जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका, देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। सेम ये भी ऑक्सीजन है, इसकी भी 8 ही है, ठीक है। और ये भी 2 और 4 है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ध्यान दो जरा, देखो यानी कि यहाँ पर, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो कि हमें अष्टक पूरा करना है सभी परमाणु में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 है इलेक्ट्रॉन, हमें 8 चाहिए ऑक्सीजन में भी, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 चाहिए, और इधर भी 4 है तो इसमें भी 8 चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 6 होगा क्योंकि ऑक्सीजन का गलती से हो गया, देखो इधर 4 नहीं होगा, इधर 6 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, तो इधर भी 6 होगा, ठीक है। हाँ अब सही है। देखो तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेगा, देखो कार्बन, तो मैंने अभी बताया था कि कार्बन जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब ये साझा करेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ में, 2 ऑक्सीजन के साथ में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा करेगा, ठीक है। देखो किस तरीके से, ये देखो कुछ इस प्रकार से जो है ये कार्बन जो है वो साझा करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है और इस साइड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये टोटल जो है 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो इधर के 4, ठीक है, 4 हो गए, 5 बाहरी कक्षा के देखना है, 6, 7 और ये 8, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, गिनोगे तो इस तरीके से ये अपना अष्टक नियम पूरा कर लेता है कार्बन, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करके। इसी को बोलते हैं से संयोजी आबंध, ठीक है। तो ये क्या कौन सा यौगिक बनाएगा, तो ये बनाएगा यौगिक CO2। तो ये यौगिक है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। अभी हम जो है से संयोजी आबंध तक जो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से संयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं और इससे आने वाले टॉपिक के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे।